आज हम साइक्लोट्रॉन के बारे में बात करेंगे। साइक्लोट्रॉन 12th क्लास के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आता है। ये साइक्लोट्रॉन क्या है? यह एक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है जिससे आवेशित कण को अति उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। साइक्लोट्रॉन इसी तरीके का एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग मैग्नेट्रॉन कहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन क्या है? यह एक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है जिससे आवेशित कण को अति उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। अच्छा, ये इसका जो आविष्कार हुआ था लगभग 1930 में लॉरेंस और लिविंगस्टन महोदय ने किया था। तो 1929-30 में हुआ था। 29-30 के लगभग 1929-30 या 1930 हम लोग लगभग मानेंगे। तो ये साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पे काम करता है? हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण गति करता है तो यह वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो वृत्ताकार पथ पर गति करता, इसी को जब एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है तो इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि इस साइक्लोट्रॉन के पेरीफेर से बाहर चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से ये बाहर की तरफ निकल जाता है। ये साइक्लोट्रॉन क्या है? तो आज हम केवल लिखेंगे नहीं, केवल बोलते चले जाते हैं। जिनको लिखना होगा अपना कॉपी में नोट कर लेंगे। यह एक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है जिससे आवेशित कण को अति उच्च वेग से त्वरित किया जाता है। इसका आविष्कार 1930 में हुआ था, जिसे लॉरेंस और लिविंगस्टन महोदय ने मिल करके किया था। अच्छा, ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेशित कण गतिशील होता है तो वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो इसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। उसी में जब हम आवेशित कण को भी विभवांतर से त्वरित करते हैं तो इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती चली जाती है, जिससे एक समय ऐसा आता है कि पेरीफेर यानी उसकी परिसीमा से बाहर चला जाता है। ये बनावट यानी कंस्ट्रक्शंस क्या है? बनावट यानी कंस्ट्रक्शन क्या है? बनावट। तो बनावट में हम देखेंगे तो देखेंगे ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम एक बॉक्स डालते हैं जिसको डीज बॉक्स कहते हैं। इसी डीज बॉक्स के इनसाइड सोर्स ऑफ आयंस या चार्ज पार्टिकल्स और साथ में दो मेटल का होलो डी शेप का कंटेनर होता है, जिसको कि हम लोग डीज कहते हैं। तो यही डायग्राम है। ये फिगर 1 आप इसको कह सकते हैं, फिगर 1। इसी को जब फ्रंट व्यू हम देखेंगे, ये साइड व्यू है, तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो इसमें होता क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ इस तरीके से चला जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ चला जाएगा। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। इसी चुंबकीय क्षेत्र में हम डीज को रखते हैं। अच्छा, ये डीज क्या होता है उसके बारे में हम इन डिटेल से इस डायग्राम में बात करेंगे। ये डीज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार का होता है। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स,
इसमें होता क्या है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाता, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाता। तो इसी को हम सोचिए ऐसे पलट दिए, नॉर्थ बाहर हो गया, साउथ अंदर हो गया। अब नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। इसी मैग्नेटिक फील्ड में अंग्रेजी के डी आकार का होलो, अंग्रेजी के डी आकार का होलो इस तरीके से ये कंटेनर है, ये मेटल का होता है और अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार का होता है, अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार का होता है। इसको थोड़ा सा सेम साइज का हम डीज बना लें। यही कारण है कि ये खोखला जो मेटल बॉक्स होता है, खोखला जो मेटल बॉक्स होता है, इसी को हम लोग डीज कहते हैं। सोचिए एक टिफ़िन बॉक्स है, उस टिफ़िन बॉक्स को बीचों बीच काट दिया गया, तो ये होलो मेटल बॉक्स, और इसी को हम एक आरएफ ऑसिलेटर से लगाते हैं, आरएफ ऑसिलेटर से लगाते हैं। ये आरएफ ऑसिलेटर है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है, ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है, जो कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम करता है। एक्सेलरेशन के साथ होता क्या है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा था, मूव कर रहा था, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी इंक्रीज करता चला जाता, और वेलोसिटी इंक्रीज करने की वजह से वो मतलब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती चली जाती है। और यहाँ एक पॉइंट सोर्स एस होता है, जिससे चार्ज पार्टिकल निकलता है, जिससे चार्ज पार्टिकल क्या होता है, निकलता है। ये चार्ज पार्टिकल निकलते निकलते, जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल निकलता है। एक्चुअल में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड केवल दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ताकि इस सोर्स से, इस आयन के सोर्स से या चार्ज के सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज बाहर आए, और चार्ज जैसे वेलोसिटी के साथ बाहर आएगा तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसकी वजह से वो वृत्ताकार पथ पर घूमता चला जाएगा। और चूँकि इसको हाई वोल्टेज के सोर्स से, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से इसको जोड़ा गया है, तो इन दोनों डीज के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक डीज का नाम D1, दूसरे डीज का नाम D2 करते हैं। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को होने की वजह से वृत्ताकार पथ पर गति करता है, लेकिन एक डीज से दूसरे डीज आने पे विभवांतर उत्पन्न होता, और उस विभवांतर की वजह से इसका वेलोसिटी और बढ़ता चला जाता है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से R = क्या होता है, mv/क्यूब, और इस वेलोसिटी बढ़ने की वजह से इसका रेडियस बढ़ता चला जाता है। तो जितनी बार ये डीज एक डीज से दूसरे डीज में जाता जाएगा, इसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ता चला जाएगा, और अंत में काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल बाहर निकलता है। तो ये इस तरीके से बाहर निकलता चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये बनावट था, अब है कि ये वर्किंग। बनावट में शब्दों में हमको लिखना पड़ता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक डीज, मतलब डीज D1 और D2 कुछ दूरी पर स्थित होता है, और इसके बीच में एक आयन का स्रोत या आवेश का स्रोत S होता है, और दोनों डीज को मतलब हाई वोल्टेज के सोर्स से जोड़ दिया जाता है। ये एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का काम करता है, और इस पूरे डीज को दोनों डीज को एक बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, जिसको डीज बॉक्स कहते हैं। तो ये पूरा बनावट था, यानी कंस्ट्रक्शंस था किसका, साइक्लोट्रॉन का। अब बनावट के बाद हम इसमें क्रियाविधि देखना चाहेंगे कि काम कैसे करता क्रियाविधि। तो क्रियाविधि का थोड़ा बहुत बात तो पहले से हो चुका है कि वर्किंग क्या है। तो वर्किंग के लिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ आवेशित कण निकलेगा, और आवेशित कण के निकलने की वजह से ये वृत्ताकार पथ पर घूमता चला जाएगा। आवेशित कण के निकलने की वजह से ये वृत्ताकार पथ पर घूमता चला जाएगा, और वृत्ताकार पथ पर जैसे एक डीज से दूसरे डीज पे जाएगा तो इसकी त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। अब हम वर्किंग कर दिए, मतलब वर्किंग कैसे करता है इसके बारे में अगर हम देखना चाहें तो स्पष्ट रूप से बोलेंगे कि दोनों डीज के बीच
जो आयन का स्रोत S होता है, इस S से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आवेशित कण निकलता है, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र की वजह से आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो जाता है। लेकिन दोनों डीज के बीच विभवांतर होने के कारण इसको एक्स्ट्रा विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा मिलता है, जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस आवेशित कण का गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से वेलोसिटी बढ़ जाता है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती चली जाती है, और अंततः एक समय ऐसा आता है कि ये पेरिफेर से यानी इसके परिसीमा से बाहर हो जाता, काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी के साथ। ये क्रियाविधि था। अब क्रियाविधि में इसमें कुछ टर्म आता है, जैसे हम बात करेंगे अनुनादी आवृत्ति। ये अनुनादी आवृत्ति क्या है? ये कंडीशंस है। कौन सा कंडीशन है? जिस समय रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यानी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी इस आवेशित कण के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाता है, यानी आवेशित कण की आवृत्ति इस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के आवृत्ति के बराबर हो जाता है, तो वैसे कंडीशन को हम अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, यानी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर से सुनेंगे, इसमें पूछेगा कि अनुनादी आवृत्ति क्या है। कि अनुनादी आवृत्ति एक कंडीशन है, मतलब एक स्थिति है जबकि आवेशित कण की आवृत्ति इस रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर यानी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की आवृत्ति से मैच कर जाता है, यानी इसके बराबर हो जाता है। अब है कि अनुनादी आवृत्ति होगा कितना, तो अनुनादी आवृत्ति को ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि हाफ सर्किल मतलब आधे सर्किल वृत्ताकार पथ पर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो आधे वृत्ताकार पथ पर मतलब आधे वृत्ताकार पथ ट्रेवल करने में जो समय लगेगा ये क्या होगा? T/2। दूरी कितना? तो पाई आर। चाल कितना? तो v। तो इसी में अगर हम देखेंगे तो R इक्वल टू क्या होता था? mv/qb। R इक्वल टू था mv/qb। तो T/2 इक्वल टू पाई, और ये R इक्वल टू mv/qb, और बटे क्या होगा? v। तो v से v क्या होगा? कैंसिल। तो T इक्वल टू 2πm/qb। ये टाइम पीरियड, और इसी टाइम पीरियड को आवर्तकाल को अगर हम फ्रीक्वेंसी में बदलना चाहें तो ये 1/t हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा? qb/2πm। तो अनुनादी आवृत्ति का वैल्यू पूछेगा तो न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो qb/2πm। यही अनुनादी आवृत्ति है। अगर हम बात करें अनुनादी आवृत्ति के बाद कि ये साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशंस क्या है, तो हम एक बात और पुनः देखना चाहेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या है। तो लिमिटेशन यानी साइक्लोट्रॉन की सीमा, साइक्लोट्रॉन की सीमा यानी लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो हम देखते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। कोई भी जैसे प्रोटॉन हो, अल्फ़ा पार्टिकल्स हो, तो उन सब को इससे आसानी से एक्सेलरेट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। कोई पूछेगा सर ये इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं एक्सेलरेट कर सकते हैं इस साइक्लोट्रॉन से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज मास रेशियो है ये काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से इसको एक्सेलरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशियो कम होने की वजह से इसको एक्सेलरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है, और एक्चुअल में उतना हम लोग फ्रीक्वेंसी अप्लाई नहीं कर पाते हैं वास्तविक रूप से। मतलब उतने फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति साइक्लोट्रॉन में हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को इससे एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता।
इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तो इन सब आवेशित कण को आसानी से इससे एक्सेलरेट कर सकते हैं। एक और सीमा ये है कि इसको प्रकाश के तुल्य वेग से एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता। तो मतलब ये जो साइक्लोट्रॉन डिवाइस है, इसको अगर हम चाहेंगे कि किसी भी आवेशित कण को प्रकाश के वेग यानी c के बराबर के वेग से हम एक्सेलरेट कर दें, तो ये भी संभव नहीं हो पाता है। तो लेकिन इतना हाई वेलोसिटी से तो हम नहीं भेज सकते हैं, लेकिन इसके तुलनात्मक वेग तक या इससे कम वेग तक आसानी से इससे एक्सेलरेट किया जा सकता है। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में अगर पूछेगा कि बताइए साइक्लोट्रॉन का उपयोग क्या है, तो साइक्लोट्रॉन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा है। जैसे कहीं बम्बार्डिंग कराना हो अल्फ़ा पार्टिकल्स का, या किसी चीज़ को, जैसे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डिंग होता है, यानी बौछार कराया जाता है। तो कहीं भी मतलब अल्फ़ा पार्टिकल के बम्बार्डिंग में या आवेशित कण के बम्बार्डिंग में ये साइक्लोट्रॉन नाम के डिवाइस का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा कैंसरस पार्टिकल्स, कैंसरस सेल्स को डेड करने के लिए यानी मारने के लिए इस साइक्लोट्रॉन का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो ये नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में भी साइक्लोट्रॉन अच्छा खासा रोल अदा करता है। तो ये सब है साइक्लोट्रॉन के बारे में पूरा एप्लीकेशंस। अब इसमें एक टॉपिक्स को और हम कंक्लूड करना चाहेंगे, लेकिन जैसे गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उस टॉपिक को भी हम यहीं कंक्लूड कर लेते हैं। क्योंकि इसमें लिखाए नहीं, लेकिन टॉपिक पूरा हम समझा दिए हैं। तो जिन लोगों को ये टॉपिक छूट जाएगा, अपना इसी वीडियो से कवर करेंगे। जहाँ तक रहा नोटबुक, तो नोटबुक आपको नोट का फ़ोटोकॉपी हम व्हाट्सएप नंबर पे भी सेंड कर देंगे आप लोगों के लिए। अब है कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या। तो मान लीजिए ये एक गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर को जब कभी भी आमीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो प्रतिरोध के कम मान को समांतर क्रम में हम लोग संयोजित करते हैं। प्रतिरोध के कम मान को क्या करते हैं, समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर अब आमीटर की तरह काम करेगा। किसके तरह काम करेगा, आमीटर की तरह काम करेगा। तो देखेंगे हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना। गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना। तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलना कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं, इसी धारामापी को, गैल्वेनोमीटर को हिंदी में धारामापी कहते हैं, तो धारामापी को आमीटर में बदलने के लिए प्रतिरोध के कम मान को अर्थात शंट को हम समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, आमीटर कहलाएगा। इसमें जो करंट है ये आई है, और इसमें जो करंट जाएगा ये क्या जाएगा, IG, यानी करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो इसमें जो करंट जाएगा ये कितना होगा, I माइनस IG। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आमीटर। आमीटर को, अच्छा, आमीटर और गैल्वेनोमीटर में अंतर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध मतलब कम विद्युत धारा के कम मान को मापता है, और आमीटर जो है विद्युत धारा के अधिक मान को भी माप सकता है। तो जैसे मान लीजिए कई बार गैल्वेनोमीटर से का जो रेंज है 10 गुना बढ़ाना है, या 100 गुना बढ़ाना है, या 1000 गुना बढ़ाना है, तो इनडायरेक्टली कहीं न कहीं वो कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर को आप आमीटर में बदलो। तो एक लाइन में अगर कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलते हैं, तो हम कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर में समांतर क्रम में शंट को जोड़ने पर यह आमीटर में बदलता है। अब है कि आमीटर में बदला तो शंट कितना जोड़ना पड़ा, या कितना वैल्यू शंट जोड़ेंगे जो 10 एम्पियर करंट को माप पाएगा या 100 गुना ज़्यादा माप पाएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे दो बिंदु के बीच विभवांतर हमेशा सेम होता है। तो IG इंटू RG क्या, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब इन दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर
इन दोनों बिंदु के बीच के विभवांतर के बराबर कितना होगा, तो I इंटू आई जी, और ये क्या होगा एस क्या शंट। तो देखेंगे इसमें अगर करंट I गया तो जो करंट गैल्वेनोमीटर में गया वो आई जी, और जो बच गया I माइनस आई जी वो कहाँ जाएगा, शंट में जाएगा। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर, इन दोनों के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो S इक्वल टू क्या बचेगा, S इक्वल टू बचेगा आई जी आर जी अब बटे I माइनस आई जी, I माइनस आई जी। तो देखो ये आई जी से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आर जी, ये I माइनस आई जी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आई जी। तो ये देखो एस शंट इक्वल टू क्या होगा आर जी डिवाइडेड बाय आई बटे आई जी, आई बटे आई जी अब माइनस आई जी बटे आई जी क्या हो जाएगा 1। देखो ये आई बटे आई माइनस आई जी में आई जी से डिवाइड है तो दोनों अलग अलग डिवाइड होगा, तो यहाँ बचेगा आई बटे आई जी और आई जी बटे आई जी क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ जो है आई और आई जी का जो अनुपात है इसको हम n मान लेते हैं। अच्छा आई क्या है, तो आई है, इसको अगर हम 2-3 भाषा में लिखना चाहें तो अलग अलग भाषा में लिख सकते हैं। न्यू रेंज ऑफ आमीटर, न्यू रेंज ऑफ आमीटर या गैल्वेनोमीटर जो कह लें। ये आई जी क्या है, तो ओल्ड रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी एक लाइन में कह दें तो ये आमीटर का रीडिंग और ये क्या है, तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग, इन दोनों का अनुपात। आमीटर से मापी जाने वाली आमीटर का पाठ्यांक और ये ओल्ड रेंज क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर से जितना करंट माप रहे वो। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जी बटे n माइनस 1, ये S। तो कोई पूछेगा कई बार कितना शंट जोड़ दें जो हम 10 गुना ज़्यादा करंट माप पाएँ, 15 गुना ज़्यादा करंट माप पाएँ। तो पहले जो माप रहे थे वो आई जी था करंट इन गैल्वेनोमीटर, अब जो नापोगे वो आई है। मतलब इसी दोनों का अनुपात 10 गुना 20 गुना 50 गुना जितना करने का होगा करेंगे हम लोग। ये शंट क्या है, तो प्रतिरोध के कम मान को हम लोग शंट कहते हैं। अब है कि आमीटर और गैल्वेनोमीटर में किसका रेसिस्टेंस कम होता, तो आमीटर का रेसिस्टेंस कम होता और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस अधिक होता। तो आमीटर, आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होना कितना चाहिए, तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में आदर्श आमीटर होता नहीं है। तो प्रतिरोध आमीटर का जितना कम से कम हो उतना अच्छा। आमीटर और गैल्वेनोमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो आमीटर और गैल्वेनोमीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित करते हैं। ये बात हम गैल्वेनोमीटर जब पढ़ा रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो वहाँ भी बताए थे। अब है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलना। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं, ये जैसे गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर, अच्छा वोल्ट मीटर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता ना कितना चाहिए, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, चूँकि ये श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये सॉरी वोल्ट मीटर को हम हमेशा समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए प्रतिरोध के उच्च मान को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वहाँ कैसे जोड़े थे, समांतर क्रम में, वो भी प्रतिरोध के कम मान को यानी शंट को। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, और ये पूरा का पूरा मिल करके यानी गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध के उच्च मान को जोड़ने के बाद ये क्या आया, वोल्ट मीटर आया। और इसी वोल्ट मीटर, इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, ये भी होगा। तो विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर भी जो होगा ये आई विद्युत धारा और प्रतिरोध कितना, तो रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस रेसिस्टेंस, इन दोनों का सम। गैल्वेनोमीटर और मतलब श्रेणी क्रम में है तो दोनों का प्रतिरोध ऐड हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इन दोनों का सम। तो आई इंटू आर क्या कहलाएगा, भी, तो भी इक्वल टू आई इंटू आर। तो आर इक्वल टू क्या होगा, भी बटे आई, आर इक्वल टू क्या होगा, या आर जी अब प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी बटे आई। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, भी बटे आई अब माइनस आर जी। ये आर क्या, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। कई बार पूछेगा कि रेसिस्टेंस कितना जोड़ दें, या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक लाइन में हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए प्रतिरोध के उच्च मान को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कई बार बोल देंगे कि कितना प्रतिरोध जोड़ें
कि 50 वोल्ट का विभवांतर माप सके, तो कितना प्रतिरोध जोड़ें जो 50 वोल्ट का विभवांतर माप सके। आई क्या, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। आई आर जी क्या है, तो रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इससे रिलेटेड सवाल भी हम आगे करते रहेंगे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं, अगले क्लास में हम परमानेंट मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे।